Yes. Good morning, students. In this class, we are going to revise our Essay 2 syllabus. As you know, your exam is tomorrow. So today we will revise our all syllabus and important topic of grammars. If you have any doubts and if you have any problems, that you will watch this class, then will all doubts will be cleared. So okay, ready? So let's start. The first question will be like this, ऑब्जेक्टिव टाइप. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा. उसमें मल्टीपल चॉइस होंगी जो आपको वहां पर टिक करना है. तो ये आपके रीडर और ग्रामर दोनों में से हो सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. Tick the correct options. What is the purpose of the flowers? Master making them stand in a corner. मतलब जो वो फ्लावर्स थे, ये कौन सा चैप्टर है आपका? रीडर का पोम है ना, द फ्लावर स्कूल. तो वहां से लिया गया है. इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो फ्लावर जो मास्टर है उनका उनको कॉर्नर में खड़ा होने का क्या उद्देश्य है, क्या किस चीज के लिए उन्हें क्यों खड़ा किया गया था? टू टीच दैम डिसिप्लिन, to prevent them from playing, to keep them safe from the harm, या to let them observe nature. उन्हें किस लिए खड़ा किया गया था? तो इसका उनको ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें एक पनिशमेंट मिली है और उन्हें खेलने से रोका जा रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा to prevent them from playing. Okay, next. Where did the children find the letter from the evil wizard? ये evil wizard वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. इसके अंदर किस तरह से जो स्टूडेंट थे वो अपनी टीचर्स को फाइंड करते हैं, उसको किस तरह से उसके लिए जो उनका जो लव होता है वो शो करते हैं. तो इस चैप्टर में आपको बताना है कि जो चिल्ड्रन है उनको वो लेटर था जो इविल विजिट ने दिया था वो कहाँ पर मिला. अंडर मिस एनिस डेस्क, अंडर द जैनिटर्स डोर, इन द स्कूल लाइब्रेरी या इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. आप सभी को पता है कहाँ पर मिला था? अंडर मिस एनीज डेस्क. ओके, नाउ नेक्स्ट. What was the first thing that broke in up on the sad state of affair for Katy? यहाँ पर ये चैप्टर जो कैटी वाला था, जो कि बैड रीडन थी, उसको सब कुछ बहुत खराब लग रहा था कि कैसे वो अपनी कजिन हेरन से मिली और उसके बाद उसके अंदर वो जो हैप्पी वाले वाइब्स थे, जो वो अच्छा फील करने लगी, वो कैसे हुआ? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो ऐसी कौन सी पहली चीज थी जो कि कैटी के अंदर जो सैडनेस थी वो उसको ला रही थी. द बुक्स ब्रॉट बाय आंट लीजी, 2 years from Clover and Ceci's, टेस्टी फूड मेड बाय आंट इजी या अ लेटर फ्रॉम कजिन हेलन. तो यहाँ पर क्या आएगा? अ लेटर फ्रॉम कजिन हेलन, क्योंकि उसी ने जो उसके जो सैड स्टेटमेंट थे उसको दूर किया था. नाउ नेक्स्ट. द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू ग्लोरी इज. यहाँ पर ये जो वर्ड है ग्लोरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिमिलर का मतलब होता है सेम वर्ड, अलाइक, एक जैसा वर्ड. तो ऑनर, शेम, एंगर, सोरो, आपको इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए. ऑनर का भी मतलब क्या होता है? ग्लोरी, सम्मान. शेम का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? शर्म. एंगर होता है गुस्सा. सोरो होता है दर्द. तो ये तीनों तो इसका होगा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर है ऑनर. Now next, according to the point, what is common between twins and lovers? ये कह रहा है पॉइंट के अकॉर्डिंग लवर्स और ट्विंस के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, क्या सेम है, कॉमन चीज क्या है? दे लिव इन द सेम हाउस, वो एक जैसे घर में रहते हैं. दे लिव इन द सेम कंट्री, या दे आर बोर्न एट द सेम टाइम अनदर, एक समय पर हुए, या दिस ईयर लाइफ लॉन्ग कनेक्शन विद वर्क. क्या होना चाहिए? एक जैसे घरों में रहते क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा दिस ईयर लाइफ लॉन्ग कनेक्शन विद वन. या फिर इसका मतलब ये होगा दे आर बोर्न एट द सेम टाइम अनदर, दे लिव इन द सेम हाउसेस, दे लिव इन द सेम कंट्री. तो इसका आंसर होगा हमारा दिस ईयर लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस विद वन. ओके, नाउ नेक्स्ट.
What is the voice of the wandering singers fit? यहाँ पर जो wandering singers है उनकी जो voice है वो क्या थी? The voice of the dear leader, the voice of the wind, the voice of the clouds. ये तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा था क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर winds के बारे में ही बताया गया था. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा the voice of the wind. Now next who यहाँ पर दो बार हुआ है तो इसको कट कर दे. Who wrote the letter to Aunt Meg? Aunt Meg को लेटर किसने लिखा था? ये बर्था और ग्रेस वाला चैप्टर है ना जिसमें आंट मेग ने जब ग्रेस को इनवाइट किया था तो फिर ग्रेस ने ही आंट मेग को लेटर लिखकर अपनी जगह ग्रेस को बुलाने के लिए लेटर लिखा था. तो यहाँ पर तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं कि बर्था ने आंट मेग को लेटर लिखा था. नेक्स्ट, अ ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज, जो ट्रू फ्रेंड्स होता है वो क्या करेगा? गिव यू चॉकलेट्स टू ईट, चॉकलेट्स देगा तुम्हें खाने को. शेयर योर पेन, आपके दर्द को शेयर करेगा. गिव योर एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा. या डू योर होमवर्क, क्या आपका होमवर्क करेगा. तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? हमारे पेन, खुद के पेन को या हमारे पेन को शेयर करेगा. Who wrote the letter that the children found? उस जो बच्चों को जो लेटर मिला था वो किसने लिखा था? Dear टीचर, उनकी टीचर ने, ईवल विजर ने, प्रिंसिपल ने, जैनिटर ने. तो किसने लिखा था लेटर? ईवल विजर ने. ठीक है, क्योंकि टीचर तो खुद उनके पास इन प्रिजन थी. नाउ नेक्स्ट, अब आता है हमारा पार्ट 1. अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव किया, पार्ट 1 में आपके आएगा अनसीन पैसेज. ओके, अनसीन पैसेज दिए गए हैं, ये आपके 2 एग्जाम्स में दिए जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप अनसीन पैसेज को करेंगे तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? रीड करना है. ओके, जो फर्स्ट लाइन लिखी होती है, रीड द पैसेज केयरफुली, तो आपको भी अच्छे से रीड करना है. देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. देन आफ्टर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. So first of all, you have to read this passage. Don't afraid to read this. Sometimes what you think that the ma'am there are so many difficult words and you don't know the meaning of these words. So don't afraid. उन वर्ड्स को आप एज इट इज रहने दीजिए, इंग्लिश में ही रहने दीजिए. जितना आपको समझ में आ रहा है आप उस पूरे को रीड करिए, उस इंग्लिश वर्ड का मीनिंग इंग्लिश वर्ड में ही रहने दीजिए. बट एक बार आप एटलीस्ट उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद ही आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस पैसेज. मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर. क्या कह रहा है? जो मैन है वो बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटी होती है, अच्छी बुरी, लेकिन जो और साथ में क्या होता है? गुस्सा भी होता है उनके बीच में. The nature of every human being is such that anything that hurts his sentiments or goes against his principles excite his anger. The evils which result from anger are many. क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो एक ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है उसका गुस्सा कब ज्यादा एक्साइट होता है? जब उसके जो सेंटिमेंट्स होते हैं या उसके जो उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसका गुस्सा और ज्यादा आ जाता है. या इसके अलावा आप कह सकते हैं द इवल्स विच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मैनी, कि रीजन गुस्सा आने के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं. अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन लॉसेस हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट. गुस्सा आ जाता है तो जब उसको गुस्से के प्रभाव में जब रहता है तो वो अपनी सूझबूझ सब खो देता है. एंड देन नॉट बीइंग able to keep control over himself, ना ही उसका अपने ऊपर आपा रहता, अपना कंट्रोल कर पाता है. When angry he does not know what he is doing or saying. जब वो गुस्से में रहता है तो उसको कुछ एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है. Under its influence, influence होता किसी के प्रभाव में, a man so much puts off his balance that he forgets his duty toward his superior and may even go to the extent of saying things which are extremely insulting to them. क्या होता है कि जब उसको गुस्सा होता है तो वो दूसरे पर्सन को ऐसे वर्ड्स बोल देता है जिससे उसकी इंसल्ट होती है, अपनी ड्यूटीज को भूल जाता है. इस तरह की हरकतें हर एक पर्सन कर पाता है. ये एक नेचर है. जब वो कोई किसी भी व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं होती है. Sorry. When anger gets the better of a man,
he is capable of committing the worst crime and there is nothing to be surprised if under its evil influence he commits murder. क्या होता है जब गुस्सा और ज्यादा आ जाता है तो कई बार तो क्या होता है व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर जाता है, उसका खून कर देता है और उसके बाद वो इस तरह की हरकतें करता है तो उसको सरप्राइज और उसका इस तरह की चीजें वो कर पाता है। तो हमें ये पूरा पैसेज हमने इससे पढ़ा, ये पूरा पैसेज किसके बारे में है? एंगर के बारे में है कि एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो किस तरह की हरकत करता है। तो कंप्लीट पैसेज इज अबाउट एंगर, एंगर के बारे में है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जिस टेंस में है क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको आंसर उसी टेंस में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मैन मेड अप ऑफ? ये फर्स्ट लाइन में ही, आपके वेरी फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था कि मैन कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर। ये फर्स्ट लाइन ही थी और ये फर्स्ट लाइन एज इट इज आपकी वहां पर हमने कर ली है, तो आपको यहाँ पर इतना सोचना नहीं है। ओके, मैन इज मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट एक्साइट मैन्स एंगर? अभी हमने पढ़ा था कि उसके एंगर को कौन एक्साइट करता है। तो मैन्स एंगर इज एक्साइटेड बाय द एनीथिंग दैट हर्ट्स हिज सेंटिमेंटल और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स। ये लाइन हमारी यहाँ पर लिखी हुई है एज इट इज पैसेज के अंदर। लुक एट हियर, ये यहाँ पर है, हर्ट हिज सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, एक्साइट हिज एंगर। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ आ रहा है ये आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज एंगर अफेक्ट अ मैन? किस तरह से गुस्सा आदमी को प्रभावित करता है? एंगर अफेक्ट्स मैन बाय कॉजिंग हिम टू लूज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। मैंने अभी बताया था कि जैसे गुस्सा आता है अपनी सूझबूझ खोना, इन द सेंस सोचने समझने की, न्याय करने की जो शक्ति है उसको खो बैठता है। ओके, ये भी हमने पढ़ा था अभी। नाउ नेक्स्ट, what can a man do to his superior under influence of anger? कि जब उसको बहुत ज्यादा गुस्से के प्रभाव में होता है तो वो कई बार क्या करता है? under the influence of anger a man may forget his duties toward his superiors and say insulting things to them। क्या होता है? अपनी ड्यूटीज भूल जाता है और उन्हें उनकी इंसल्टिंग जैसे वर्ड्स को यूज करने लगता है। ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पर। अंडर इस इन्फ्लुएंस अ मैन लूसेस, ये तो पहले वाला था, इसके बाद नेक्स्ट वाला था यहाँ पर। कहाँ है ये वाला? अंडर अ मैन इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन सो मच पुट्स ऑफ हिज बैलेंस दैट ही फॉरगेट्स हिज। आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ही फॉरगेट्स हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स his superiors and may even यहाँ पर भी इसको थोड़ा चेंज करके लिखना है, एंड of saying things which are extremely insulting of to them। ये आंसर मैंने आपको यहाँ पर पूरा बनाकर अभी इसी तरह से लिखा है, आपको भी उसी फॉर्म में लिखना है कि मैंस एंगर, ये सॉरी, ओके, यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है इस आंसर्स को। ये पूरा आंसर इस तरह से ही करके आना है आपको। ये हमने पूरा इस तरह से बनाकर लिखा है। नाउ विच लाइन ऑफ द पैसेज शो दैट एंगर इज मदर ऑफ इविल्स? ऐसी कौन सी लाइन है जो इस लाइन को शो करती है, इसका मीनिंग? द इविल विच रिजल्ट्स फ्रॉम एंगर आर मैनी। ये वाली लाइन भी अभी हमने पैसेज में पढ़ी थी, ये लाइन ले रही।
द evil which results from anger are many. ये वाली लाइन इस लाइन को शो करती है. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा find out from the passage the word which means a strong feeling that you have when something has happened that you do not like. कई बार क्या होता है कि ऐसी कौन सी फीलिंग है जब कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो आपके अंदर सबसे पहले आती है. तो ये पूरा पैसेज ही वैसे एंगर के बारे में है, तो वो एंगर ही है जो हम सबके अंदर सबसे पहले आता है. तो इसका पूरा आंसर आपको देना है एंगर. ओके, नाउ पिक आउट द फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ इनफीरियर. इनफेरियर क्या होता है, जो मतलब नीचे की तरफ जो गिरता है तो उसका हो जाता है सुपीरियर. ठीक है, ये सुपीरियर वर्ड आपका पैसेज में आया है, आप देख सकते हो कहां पर है ये वर्ड. दिस वर्ड इज इन योर पैसेज. आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आपको देखना है कि दिस वर्ड इज वेयर. तो ये वर्ड ये रहा सुपीरियर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब पार्ट 2 आ गया. ये पार्ट 2 आपके ग्रामर से लिया गया है. अभी तक जो किया है वो रीडर से था, अनसीन पैसेज था, ये तो आप इजीली कर लेते हो. लेकिन जो ग्रामर का है ये आपको थोड़ा सा समझने वाला है. तो गिव सुटेबल क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग करना है. क्वेश्चन टैग क्या होता है, द फॉलोइंग. कि कई बार क्या होता है, आजकल आपने देखा जैसे हिंदी में हम किसी से बात करते हैं, आप खाना बना रही हो तो आप उसको क्या बोलते हैं. तो जैसे जब आप हिंदी में इस तरह से आंसर करते हैं तो इंग्लिश में भी होता है, क्या बोलते हैं, आप किसी में भी, शी इज अ गुड डांसर, वह गुड अच्छी डांसर है, तो क्या आप क्या बोलेंगे, इजंट शी, क्या वह नहीं है. तो यहाँ पर इस तरह से जब हमारी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाने के लिए क्वेश्चन टैग बनाए गए हैं. क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको उसको नेगेटिव में बनाना है. ठीक है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव में करना है. ओके, तो ये आपको स्टेटमेंट इतना तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है. नेगेटिव में नॉट होता है, पॉजिटिव में नॉट नहीं होता है. जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट है उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग बनता है. ओके, सेकंड थिंग आपको याद रखनी है, अगर इज एम आर है तो इज एम आर में ही होगा. हैजर है या हेल्पिंग वर्ब है कोई भी तो हेल्पिंग वर्ब होगा. ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल्स है तो मॉडल्स का ही यूज करेंगे. या इसके अलावा कोई भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डू डज. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. और जो पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. ओके, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन टैग्स बनते हैं ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, ना कि आप इन्हें डायरेक्ट सब्जेक्ट से बना सकते हैं. तो फर्स्ट हम करते हैं क्या है, शी इज नॉट अ टीचर. ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉट, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कोई टेंस नहीं है. तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको, मैंने अभी बताया है क्वेश्चन टैग कैसे करेंगे. आप क्वेश्चन टैग को आपको सेंटेंस के सामने लिखना होता है. तो यहाँ पर आपका इज आ रहा है तो आप करेंगे इज, और सब्जेक्ट क्या है आपका, शी. याद रखेंगे हमेशा प्रोनाउन आएगा यहाँ पर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. प्रोनाउन का ही यूज करेंगे यहाँ पर. अगर यहाँ किसी का नेम भी है तो आपको याद रखना, अगर यहाँ पर शी की जगह नेहा होता
तो भी आप यहाँ पर शी ही यूज करते, क्योंकि यहाँ हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओके, तो ये इस तरह से बन जाएगा इज शी। तो यहाँ पर आप पूरा इस तरह से करेंगे। इसके बाद है यू डिडंट मेक द फूड। यहाँ पर भी ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया ये हमारा, तो इसको भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में करेंगे। तो इसी के आगे करेंगे, यू आपका सब्जेक्ट है, डिडंट आ गया तो ये क्या आ जाएगा, डिड यू। क्या यू डिडंट मेक द फूड, क्या तुमने खाना नहीं बनाया, तो ये हो जाएगा डिड यू, इस तरह से ना। नेक्स्ट है प्लीज स्टैंड हियर। अब आपको एक बात और याद रखनी है, जिन भी किसी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर ये यस, तो आप इस तरह से, जी मैंने क्या कहा था कि जिस भी किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको लगे कि मैम देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब एंड नो एनी सब्जेक्ट, देन हाउ कैन वी मेक दीज क्वेश्चन टैग्स, तो यहाँ आपको घबराना नहीं है। ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस है, मीन्स कमांड वाले सेंटेंसेस है या ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है। तो जहां पर आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं लाइक कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वहां पर आपको विल यू यूज करना है। ओके, वहां पर आप विल यू या वांट यू यूज करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो प्लीज स्टैंड हियर, तो यहां पर आप लिखेंगे वांट यू। ये कॉन्ट्रास्ट जो होता है एंड नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। वैसे तो इसका मतलब होता है विल नॉट, ठीक है, वांट यू का मतलब क्या होता है, विल नॉट। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं लिख के, यहाँ पर एंड पर अपॉस्ट्रोफी करके टी करते, इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, तो ये वांट यू हो जाएगा। तो यहाँ प्लीज स्टैंड हियर का क्या हो जाएगा, वांट यू। नेक्स्ट है ही प्लेड वेल। अब आपको ये सेंटेंस देखना है, ये प्लेड यहाँ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, क्योंकि उसी में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है ही प्लेड वेल। तो आपको अभी मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो हम इसको क्या बनाएंगे, डिडंट, बिकॉज यहां पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें नेगेटिव बनाना है, डिडंट ही, इस तरह से। ओके, तो आई होप आपके क्वेश्चन टैग्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बस आपको देखना है कि आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है देन यू हैव टू मेक द क्वेश्चन टैग इन नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है देन क्वेश्चन टैग विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिए, जिस टेंस में है, जिस जो हेल्पिंग वर्ब यूज है उसी में ही बनाना है। कैन है तो कैन, यहाँ पर अगर ही कैन वेल, ही कैन प्ले वेल, तो यहाँ पर आप कर सकते थे कैन ही, सॉरी कैंट ही, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव था। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ना। नेक्स्ट, fill in the blanks with the appropriate prepositions given in the brackets। ये appropriate prepositions आपने एक नहीं बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन की गई है क्लास में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आप जिनसे समझेंगे। द ट्रेन केम ऑफ द टनल। टनल क्या होती है, वो गुफा होती है ना जिसमें घुसती है ट्रेन, तो यहाँ उसमें आई, तो यहाँ इन तो लगेगा नहीं बिकॉज हेयर ऑफ, तो क्या होना चाहिए, आउट, कि केम आउट मतलब टनल के बाहर आई, तो यहाँ पर आ जाएगा आउट। ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है उसकी। क्या होते हैं प्रेपोजिशंस, होते क्या है, प्रेपोजिशन, प्रे मीन्स बिफोर, पोजिशंस मीन्स किसी की जगह, किसी की डायरेक्शन, पोजीशन, प्लेस, रिलेशंस को प्रेपोजिशंस बताते हैं। नाउन का क्या बताते हैं, पोजीशंस, प्लेस, डायरेक्शंस, रिलेशंस। ओके, नाउ दे हैव बीन वर्किंग, वो कब से काम कर रहे हैं, वेंसडे। अब यहाँ पर क्या है, ये डेफिनेट टाइम है। जब भी किसी भी सेंटेंसेस में डेफिनेट टाइम दिया होता है, डेफिनेट डे दिया होता है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए,
तो ये चीज आप याद रखेंगे, यहाँ आएगा आपका सिंस। यहाँ वेंसडे की जगह अगर 2 डेज होता तो आप क्या करते 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेंसडे एक हमारे पास पर्टिकुलर डे बताया गया है, तो यहाँ हम करेंगे सिंस। नाउ द बॉय डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स द चिल्ड्रन, यहाँ पर गैप नहीं दिया हुआ है, यहाँ है द चिल्ड्रन, ओके, दिस लाइक दिस। तो ये कह रहे हैं बच्चे बॉय ने टॉफियां बांटी बच्चों के बीच में, तो यहाँ पर क्या कहेगा अमंग। अमंग क्यों आया, बिकॉज बिटवीन इसलिए नहीं आया, बिटवीन इज यूज फॉर 2 पर्सन। जब 2 पर्सन के बीच की बात होती है तो टू बिटवीन की, जैसे उसको ही कैन से द बॉय डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स टू राहुल, 2 बॉयज, यहाँ लिखा होता है 2 बॉयज, या लिखा होता नेहा एंड गीता। तो यहाँ पर जब दो ही पर्सन के बीच की बात होती है, कोई चीज 2 इंसानों के बीच में होती है तो हम बिटवीन करते हैं, और मोर देन 2 होता है तो वहां हम अमंग का यूज करते हैं, ओके। नाउ द बर्ड अवे, यहां पर आएगा फ्लू अवे। द बर्ड फ्लू अवे हर हेड, तो हर हेड अब उसके सर के ऊपर से उड़ गया, तो सर के ऊपर से उड़ गया मतलब ओवर। आप कहेंगे मैम ओवर ऑन दोनों के ऊपर होता है, लेकिन क्या होता है ऑन का यूज तब किया जाता है जब सरफेस को टच करते हैं, कोई चीज किसी चीज को टच करके उसके ऊपर रखी जाती है तो हम करते हैं ऑन। अदरवाइज कोई चीज हमारे सर के जस्ट ऊपर है बट हमारे सर को टच नहीं कर रही है, तो वो ऊपर ही है हवा में, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ओवर, ठीक है। जैसे प्लेन है, एरोप्लेन है, बर्ड है, या ये फैन है, इसके लिए भी हम ओवर या अबव यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कोई चीज अभी जैसे ये मार्कर है, इट इज ऑन द माई हैंड, तो ये ऑन है तो ऑन मेरे हैंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे बुक्स हैं टेबल पर रखी हुई हैं, द बुक्स इज ऑन द टेबल्स, क्योंकि टेबल्स को टच कर रही है वो, तो सरफेस को जब टच करते हैं तो हम ऑन यूज करेंगे, नहीं तो हम क्या यूज करेंगे ओवर, ओके। ना नेक्स्ट ये है अंडरलाइन द एडवर्ब्स, आपको इसमें एडवर्ब्स बताना है और फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर काइंड्स, और उसके काइंड्स भी बताना है। मैंने आपको एडवर्ब बताया था, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ, वो एक वर्ब और वर्ब एंड एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इन तीनों चीजों को जो मॉडिफाई करता है वो होता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब के बहुत सारे काइंड्स बताए थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, टाइम हो गया, इंटारोगेटिव एडवर्ब, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, इस तरह से, या फिर आप बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स, ये सारे आपके काइंड्स थे। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को देखकर बताना है, मैंने इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर आता है तो वहां पर जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर हाउ में निकल कर आएगा कि वो चीज कैसी हुई है, हाउ कि शी राइट्स ब्यूटीफुली, कैसा लिखती है ब्यूटीफुली। देन मैनर, टाइम के लिए आपको वो समय बताएगा कि वैन की वो काम कब हो रहा है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, बिफोर, अर्ली, टाइम है तो क्या आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कब एब्सेंट था यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है हमारा टाइम हो गया। ना नेक्स्ट है हमारा कि इस तरह से कर सकते हैं, प्लेस के लिए होता है कि जगह बताएगा कि हियर, देयर, अपसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, आउट, इन, अपवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इस तरह से हमें टाइम बताएगा। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाउ मच, कितनी ज्यादा वो काम हुआ है, तो एक्सट्रीमली, वेरी, मच, लिटिल, फ्यू, या फिर आप बहुत सारे वर्ड्स है इनफ, सम, तो ये सब किस में आता है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। उसके बाद हमारा आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन, कितनी बार वो काम आपने किया है, उसकी गिनती करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे, मतलब बारंबारता जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, लाइक सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, रेयरली, मोस्टली, लाइक दिस।
तो ये सब है। फिर इंटारोगेटिव तो आपको पता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट होता है, लाइक WHO, जो भी वर्ड्स होते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और रिलेटिव में क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है, लेकिन वहां जब उनको यूज किया जाता है तो उनका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं फिर करते हैं। माई फ्रेंड विल गो आउटसाइड, ये कह रहा है मेरा फ्रेंड कहा जाएगा, आउटसाइड। क्या है, आउटसाइड, बाहर जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, रोहन राइट्स केयरफुली, कैसे लिखता है, केयरफुली। हाउ निकल कर आया तो क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ शी विल कम टुडे, कब आएगी वो, टुडे। तो ये टाइम बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ गणेश इज नेवर रूड, गणेश कभी रूड नहीं होता है, कब नहीं होता है, कभी नहीं, नेवर। ये उसकी क्या बता रहा है, हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो यहां पर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आएगा आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके तो आपने रूल्स भी नोटबुक में लिखे हुए हैं, बहुत बार आपके रिवाइज हुआ है, बहुत बार क्लास टेस्ट लिया गया है, तो इसलिए आपको आई होप बहुत अच्छे से आते हैं। कि सबसे पहले एक सेंटेंस आप देखेंगे कि ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर इसके टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा में क्लोज होता है वो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, या उसकी हेल्पिंग वर्ब है, या जो भी है वो चेंजेस जो हम करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो इसको भी हमें प्रेजेंट पास्ट में ही बनाना होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में होगा। लेकिन आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगा। ये रूल्स आपने बहुत सारे लिखे हुए हैं। वैसे भी अगर आप एक इजी वे में जाएंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सेम रहता है, और पास्ट जो परफेक्ट भी सेम रहता है। ओके, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ऐसे कर सकते हैं कि इज एम आर को वॉज वर्ब में करते हैं, और हैज हैव को हैड में करते हैं, और वॉज वर्ब को हम हैड बीन में करते हैं। ठीक है, ये वाला आपको चेंजेस याद रखना है। और जितने भी मॉडल्स वर्ब है, कैन को कुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, और विल को वुड में, इनमें चेंज करेंगे। ये आपको मैंने सब लिखवाए हुए हैं, सारे रूल्स को पता होना चाहिए। जहां पर आपका टाइमिंग होता है वहां पर भी, कि वहां भी आप चेंज करते हैं। जैसे टुडे को दैट डे में कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में करेंगे। इसी तरह से नाउ को देन में, हियर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक को करेंगे आप फॉलोइंग वीक। ठीक है, ये सब आपको याद रखने, ये सब मैंने अच्छे से आपको लिखवा रखे हैं। कुछ चेंजेस और होते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए वो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। लुक एट दिस, रोहित सैड आई कैन लिफ्ट दिस बैग। अब आप सबसे पहले तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट क्या है, रोहित। सैड है, अगर सैड के बाद यहां लिखती हूं मैं, सैड है तो सेड का सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा।
अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, सेड टू या सेड टू है, तो हम उसको टोल्ड में करेंगे, ठीक है। तो और अगर यहां पर से है तो से रहेगा, सेज टू है तो टेस्ट कर देंगे। ये चेंजेस ये भी सब आपने लिखे हुए हैं, फिर हम करते हैं। तो यहाँ रोहित से ऐड, अब यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमारी है ये कोमा है या इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाकर हम यहाँ करते हैं दैट का यूज किया, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है आई, तो ये रोहित अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम जो बात करते हैं वो किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं। अब हम रोहित की बात किसी और को बताएंगे तो वहां तो हम आई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां जब आप आई का यूज करोगे तो इट मीन्स आप अपने बारे में बात कर रहे हो, और हमें तो बात रोहित की बतानी है। तो रोहित क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, तो रोहित यहाँ पर क्या है, तो आई हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ही, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, सैड है तो कैन का क्या कर दोगे, कुड लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट। दिस का दैट में चेंज करेंगे तो दैट, सॉरी यहां लिख दीजिए बैड, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंसेस पे आते हैं, शी सैड टू अनु, अब यहाँ सैड टू आ रहा है, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, अनु। याद रखना है आपको टू नहीं लिखना है, टू लिखेंगे तो रोंग हो जाएगा। उसके बाद अब ये हमारा है इंटरोगेटिव और WHO वर्ड से शुरू है, तो आपको पहले ही समझाया था, जब जहां पर इंटरोगेटिव होता है वहां पर हम टोल्ड नहीं करते हैं, हमने इस सेंटेंस को नहीं पढ़ा था पहले। क्या है, शी सैड टू अनु व्हाई आर यू लाफिंग, तो यहाँ पर ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है तो आस्क करती है ना, टोल्ड बताती थोड़ी ना, तो यहाँ पर आंसर बताती है, क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आस्क्ड हो गया, अनु का अनु आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन है वो दैट नहीं होता, दैट सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव में होता है। इंटरोगेटिव में अगर यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो वो हेल्पिंग इफ से कनेक्ट करते, लेकिन WHO वर्ड से शुरू है तो हम इसको WHO वर्ड रखेंगे। अब क्वेश्चन तो पूछा था, लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो उससे थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेंगे, उसको तो हम ये बात बता रहे हैं। तो बाय के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, ये आपका सब्जेक्ट है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन आई और वी चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ अनु आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अनु, यहाँ पर यू की जगह क्या जाएगा, बाय शी, बाय शी, यहाँ पर आ गया बाय शी। अब हमारा टेंस क्या है, आर है, और यहाँ पर हमारा सेड है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो इसको भी पास्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा, और लाफिंग ऐसे की ऐसे आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, शर्मिला said to me, shall I get the oven repaired, यहाँ पर भी ये सबसे पहले देखेंगे क्या है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसको भी हम क्वेश्चन पूछ रही है, शर्मिला asked me। अब यहाँ पर हमारा कोई भी WHO वर्ड नहीं है, जहां पर आपके हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होता है वहां हम कनेक्ट करते हैं इफ से, ठीक है। इफ आ गया, देन शैल आई, आई आपका सब्जेक्ट है तो आई को चेंज करेंगे शर्मिला के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर आई का क्या किस में चेंज हो जाएगा, शी में, हो गया। इफ शी, ये कौन सा टेंस है आपका,
आप देखिए शैल आई गेट द ओवन रिपेयर्ड, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हमारा यहाँ तो पास्ट पूछा गया है, तो शैल का क्या कर देंगे आप, शुड। ठीक है, गेट द ओवन रिपेयर्ड। ना नेक्स्ट है ही सैड ओपन द विंडो। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है ना, टीचर कहती है सिट डाउन, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, तो इस तरह से क्या है, हमारा ऑर्डर है। तो यहाँ पर आ जाएगा ही, ये इंपैरेटिव है हमारा, ऑर्डर्ड, क्या हो गया, ही ऑर्डर, इसमें कंजक्शन लगता है हमारा टू ओपन, और ये सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, टू ओपन द विंडो, और कुछ चेंजेस नहीं करना, बस ये करना। ओके, यहाँ रिक्वेस्ट, अगर यहाँ प्लीज हो जाता तो रिक्वेस्ट हो जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैंने अच्छे से आपको रूल्स भी बताए हुए हैं, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट एक और है, शी सेज। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर जब आपका प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर आप करेंगे शी का शी रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, दैट, ओके, आई के चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा शी। अब ये भी प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में, तो इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, तो शी लाइक्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, जॉगिंग का जॉगिंग, ये हमारा क्या है, जिरन मतलब नाउन है, इन द मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट रहेगा आपका, यहां पर आपको बताना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, inverted comma, exclamation mark and capital letter whenever necessary। अब आपको ये तो बहुत इजी, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो ये स्मॉल है, आपको आंसर करके क्या करना है, यहाँ पर वॉट को कैपिटल बनाना है। जब कोई भी सेंटेंस हमारा WS से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वॉट इज द मैटर, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। नाउ अब यहाँ पर ये वाला देखते हैं हम, हुर्रे, हुर्रे कौन से वर्ड में आता है भाई, हुर्रे, वाओ, ओ अल्लाह, से किस में आता है, हमारे एक्सप्लेनेशन में आते हैं, तो यहाँ हुर्रे लिखेंगे आप, हुर्रे। फिर आप माई को कैपिटल बनाएंगे, माई फेवरेट टीम हैज won, full stop, like this। okay, now next, माई अंकल इज इंडियन। अब यहाँ पर आपको सब फर्स्ट लेटर जो है माई, इसको कैपिटल करेंगे, माई अंकल इज, यहाँ पर एन आएगा, एंड अब इंडियन है ये, यहाँ पर क्या है, इंडियन, यूरोपियन, इनके भी क्या होता है, ये कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ इंडियन का आई कैपिटल हो जाएगा, इंडियन। ओके, ना नेक्स्ट, यहाँ ये नाम है, तो नाम तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन क्या है, राम। अब ये राम, मोहन, तपन एंड गीता आर द स्टूडेंट, तो बहुत सारे नाम है, जहां पर एक से ज्यादा चीजें हो, एक से ज्यादा नाम हो, वहां किसका यूज करते हैं, कॉमा का। तपन एंड, और प्रॉपर नाउन को भी हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो गीता, बेस्ट फ्रेंड्स।
इस तरह से हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट, state the kinds of state sentences whether they are compound, complex or simple। ये बहुत अच्छे से आपको करवा रखा, आई होप आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। सिंपल सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसका खुद का ही अर्थ होता है, उसे किसी और सेंटेंसेस की नीड नहीं होती। एक सिंपल, उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस। देन आफ्टर कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ओके, देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वहां टू सब्जेक्ट्स और टू टू वर्ब होगी। दोनों सेंटेंसेस का अपना अपना मतलब होता है। नाउ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पर जाकर ही अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। मतलब जब तक हम दूसरे सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पूरी बात का मतलब नहीं पता चलेगा। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जिस लाइक एग्जाम्पल, वी मेट रेदर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, मैं कुछ ही लोगों से मिला जो इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसको पढ़ते हु स्पोक इंग्लिश, तो इसको तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, इसको इस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आई डोंट नो द आंसर, ये तो सिंपल सेंटेंसेस है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ हो गया सिंपल। ना शी सेड दैट शी वांटेड टू गो, शी सेड कहा, शी वांटेड टू गो उसने क्या कहा, इस सेंटेंसेस का पूरा मतलब नहीं है, ये इसके ऊपर डिपेंडेड है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गया। यू कैन ईदर कम विद मी नाउ और वॉक होम, ये दोनों सेंटेंसेस अलग है। ये क्या कह रहा है, या तो तुम मेरे साथ आ सकती हो या फिर घर जाओ, चल सकती हो। तो ये दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग मीनिंग है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड अंडरस्टैंडिंग बैटर्स, मतलब होमोफोन्स हैं ये आपके। इसके अंदर क्या होते हैं, दो वर्ड होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट दियर मीनिंग विल बी डिफरेंट। यहाँ पर इनका मतलब बिल्कुल अलग होगा। कैसे, अभी आप करेंगे, द ऑफ माई सैंडल्स नीड रिपेयर। आपको इन दोनों के मतलब पता होने चाहिए। क्या है, जैसे सोल, सोल, अब दोनों सोल हैं, लेकिन इस सोल का मतलब होता है क्या है, स्पिरिट, आत्मा। और इस सोल का मतलब होता है जो स्लीपर्स होते हैं, जो हमारा ये जो फुट होता है उसके नीचे जो वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सोल। तो सैंडल का सोल ही है, उसी को तो रिपेयर कराने की जरूरत है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सोल। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी शुड प्रे फॉर द पीस ऑफ आवर माइंड एंड, हमें, अब देखो दोनों में डिफरेंसेस है कि हमें हमारे माइंड और कहा हमारी जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसकी शांति के लिए प्रे करना चाहिए। तो सोल, इस तरह से। द डेजर्ट वॉज डिलीशियस, अब यहाँ पर आपको यूज करना है क्वाइट। एक क्वाइट का मतलब होता है शांत और एक क्वाइट का मतलब होता है एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर आपको कौन सा आएगा, ये आएगा क्वाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ब्लेजर वॉज अ क्वाइट प्लेस टू सेट डाउन आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब जब उस ब्लेजर का जो रिटायरमेंट हुआ उसके बाद वो घर पर शांत से रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वाइट, ये वाला। ही केम अ शॉर्ट वाइल अगो, तो यहाँ ही केम हेयर, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, और इसका होता है सुनना, तो यहाँ सुनना तो आएगा नहीं, हियर। I could hear the bear of drums at a distance, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा हमारा hear, ये bear की जगह पे आएगा sound। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस पेंटिंग इज बाय मिस्टर M.H. हुसैन, तो मेड और मेड दोनों का मतलब, मेड मेड है, यहाँ का मतलब होता है बनाना, और इसका मतलब होता है जो घर में काम करने वाला सर्वेंट होती है वो, तो यहाँ पर आ जाएगा मेड, क्योंकि बनी जो है, जो बनाई है वो किसने बनाई है, किसके द्वारा बनाई गई है, M.H. हुसैन द्वारा। और आर मेड, ये जो सर्वेंट होती है हमारी, उसके इज वेरी पंचुअल। इसके बाद आपका एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया, अगर एप्लीकेशन के अंदर
आपका सबसे पहले आपको डेट करना है, देन किसको लिखनी है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल को, वो मेंशन करना है। स्कूल नेम अगर दिया हुआ है तो वही मेंशन करना है जो क्वेश्चन में, अदरवाइज आप कोई भी कर सकते हैं। प्लेस, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप करते हैं रिस्पेक्टेड सर। आफ्टर मेन पार्ट जो उसके अंदर रीजन दिया जाता है किस वजह से हमें एप्लीकेशन लिखनी है वो बताना होता है। देन आफ्टर आपको उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ऑबिडेंटली, देन जो नेम आपको एप्लीकेशन में मेंशन है वो आपको बताना है। और ये लाइन आप जरूर लिखेंगे कि आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। ये जो काइंडली के बाद जो लाइन मेंशन होती है वो डेफिनेटली आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन दोनों में से एक चॉइस है वो करना होगा। उसके बाद स्टोरी राइटिंग है, किसी भी टॉपिक पर आपको एक स्टोरी करनी है। फिर आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे, ये आपके रीडर के होंगे, ये जो अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं वो आपको खुद को सेल्फ लर्न करने हैं। इस तरह से पूरा बेस्ड होगा आपका पेपर। जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो इस क्लास में आपको रिवाइज करवा दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।